हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था, जिस पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज मेरी ये तीसरी वीडियो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही। इसमें हमने पहली 2 वीडियोस के अंदर सिर्फ 2 बातों के बारे में मेनली डिस्कस किया था कि अगर नो सॉल्यूशन आ जाए या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज मैंने जो स्पेशल वीडियो बनाई है वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बनाई है। क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा लेकर चला हूँ जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हों, और इस तरह के क्वेश्चन बाय चांस पेपर में अगर आ जाएं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 4.6 एक्सरसाइज में नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करें, कि मतलब उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस को हम फाइंड कैसे करें, ये हमें आज की इस वीडियो में समझना है। ठीक है, साथ ही हम आज बात करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, मैंने जितने भी पिछली 2 वीडियोस में एग्जाम्पल करवाए और जो ये अब एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉन होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं। इस एग्ज़ाम्पल के बाद मैं होमोजीनियस का एक टॉपिक छोटा सा और करवाऊँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने स्पेशली उठाया और कुछ सोल्व मैंने पहले से ही किया हुआ है, वो इस वजह से कि उतना क्वेश्चन सोल्व करना आप सीख गए हैं, एडजॉइंट निकालना आप सीख गए हैं, तो मेरे को वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पार्ट है उसको मैं मेनली अभी सोल्व करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ क्या है। 2x - y + 3z = 1, x + 2y - z = 2 एंड 5y - 5z = 3। ठीक है, ध्यान होगा ए मैट्रिक्स हम ये लेकर चलते थे जो एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल बी क्या है, 1, 2 और 3, जिसको हमने यहाँ लिख लिया। ध्यान होगा मैंने बताया था सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट जब आप चेक करोगे उसका 0 आएगा। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना होता तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो चुका है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 चॉइस बच जाती हैं, या तो उनका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चाहे नो सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोफैक्टर्स निकाल के उनके एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करनी ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, ये कोफैक्टर आपको मैंने अच्छे से निकालने सिखाए हुए हैं। इन कोफैक्टर्स को मैंने फाइंड किया है। जिन बच्चों को इन कोफैक्टर्स के बारे में नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियोस में देखकर उन कोफैक्टर को कैसे करना है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखा है, और मैट्रिक्स में लिखने के बाद इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद उसको बी से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 2 चॉइस बनती है। 2 चॉइस कौन सी होती है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 होगा या फिर नहीं होगा। अगर वो 0 के इक्वल ना होता तो नो सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो चुकी है, तो ये इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें अब फाइंड करने हैं। यहाँ से आपके लिए अब नया क्वेश्चन है, यहाँ से मैं अब क्वेश्चन की शुरुआत करवा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन को करना कैसे है। जैसा कि अब जानते हो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, एक्स वाई और जेड। हमें करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल को हमें लेट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने जेड को लेट कर लिया, जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लिया के कोई भी नंबर हो सकता है रियल। ठीक है, तो मतलब इस वैल्यू को लेट करके अकॉर्डिंगली हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है,
तो जब हम z की वैल्यू k पुट करेंगे किस में, जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी 3 इक्वेशन है, ये रही, इसमें से किसी 2 इक्वेशन को मैं लेकर चलूँगा, ठीक है, उन 2 इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू k पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, विच इज़ प्लस 3k इक्वल टू 1, ठीक है, 2x, सो 2x माइनस वाई प्लस 3k इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2y, z की जगह क्या है k, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k इक्वल टू 2, ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस k इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3k, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस k। ये इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये इक्वेशन थी, मैं इसको नेम दे देता हूँ, ये इक्वेशन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये इक्वेशन होगी फोर्थ, और ये इक्वेशन होगी फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करते हैं उसी मैट्रिक्स मेथड से। अब देख पा रहे हैं वेरिएबल हमारे पास 2 रह गए, x और y, ठीक है। तो जैसे हम लिखते थे ना, a मैट्रिक्स कोफिशिएंट होती थी तो ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते थे, तो इन वेरिएबल को मैं मान लेता हूँ a और b की जगह c और d मान लेता हूँ। मान लो c मैंने लेके चला हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। और यहाँ मान लो मैं इसको y मान लेता हूँ, कैपिटल Y, वो क्या आ गया 1 माइनस 3k 2 प्लस k, और d हमारे पास सॉरी यहाँ गलती की मैंने, ये y जो होगा हमारे पास वेरिएबल वाली रहेगी, ठीक है। कैपिटल Y हो गया हमारे पास, x और y 2 वेरिएबल्स थी, ठीक है। और कैपिटल D मैं ले लेता हूँ, कौन से, जो कांस्टेंट होते हैं राइट साइड में, ठीक है, जो विदाउट कोफिशिएंट विदाउट एनी वेरिएबल्स होते हैं उनको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो C जो हमारे पास आए हैं, जैसे हम ध्यान होगा A का डिटर्मिनेंट निकालते थे उसके बाद चेक करते थे, ऐसे अब हम C का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे। C का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्या वैल्यू आई 2 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। हाँ जी, क्या बनेगा 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ नॉन जीरो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, इसके यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। दस द सिस्टम हैज़ ए यूनिक solution given by cy is equal to d, ठीक है। वहाँ होता था ax is equal to b, अब है cy is equal to d, ठीक है। तो एडजॉइंट हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ c हम निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकाल लेना, ठीक है। मैं एडजॉइंट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर निकालोगे उसको पुट करोगे, उसका फिर ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 के अंदर इजी होता है कि आमने सामने वाली जो टर्म है उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है और इधर नेगेटिव साइन आ जाते हैं, तो ये -1 है +1 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा। ये ऐसे कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको स्टेप के ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो C इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5 2 1 -1 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता था, गिवन बाय क्या होता था y इज इक्वल टू C इनवर्स D टाइप का सॉल्यूशन होता था। तो C इनवर्स आ चुका है, D से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू C इनवर्स D, C की वैल्यू क्या है, C इनवर्स की 1/5 ऑफ 2 1 -1 2
इनटू में डी क्या था हमारे पास, डी था हमारे पास 1 - 3k और 2 + k। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आई 1/5। इसको करेंगे इस तरीके से, 2 को इस पूरे से, ठीक है, तो 2 - 6k, फिर इसको इस पूरे से 2 + k, उसके बाद इसको इस पूरे से -1 + 3k, उसके बाद इसको इससे +4 + 2k। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5 4 - 5k, और ये हमारे पास आ गया क्या 5k + 3। ठीक है, तो y हमारे पास क्या था, y था x और y किसके इक्वल आ गया कि किसके इक्वल आ गई वैल्यू 1/5 ऑफ 4 - 5k + 3। ठीक है, तो यहाँ जो x मिला हमें वो क्या मिला 4 - 5k / 5, y क्या मिला 5k + 3 / 5, और आप जानते हैं z हमने लेट किया था वो क्या था k। ठीक है, अब जो ये सोल्यूशन आया, ये जो वैल्यू आई, ध्यान होगा मैंने पहली 2 इक्वेशंस का यूज़ किया था, थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं की थी। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, इसको बस हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम 3 इक्वेशन क्या है 5y - 5z = 3। ठीक है, जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर करेगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ये वाले, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू पुट कर दो 5k + 3 / 5 माइनस 5k = 3। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 5k + 3 - 5k = 3, तो 3 = 3 विच इज़ ट्रू, जो कि सही है। ठीक है, जो कि सही है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं ये हमारी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कैसे पता लगा कि ये इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। जैसे सपोज करो आपने k को 1 पुट की, z की वैल्यू इसका मतलब 1 हो गई। अब 1 वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। 1 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8, तो 8/5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 पुट करोगे तो 4 - 5 विच इज़ -1, तो -1/5 x की वैल्यू होगी। तो मतलब k की वैल्यू 1 पुट करने पर x और y की वैल्यू मिली। अगर k की वैल्यू 2 पुट करें फिर से हमें x और y की कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। k की वैल्यू 3 पुट करें फिर से हमें x और y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। 0 पुट करें फिर से x और y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। मतलब जब ऐसी अगर नेगेटिव में चलते जाएं तो हमें इस तरीके से x y z की इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे पास k की इन्फानाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। ठीक है, इन्फानाइट नंबर ऑफ चॉइस होने के कारण, जो k की इन्फानाइट नंबर ऑफ चॉइस होने के कारण, इसी वजह से एक्स वाई जेड के इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के देखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अगर कहीं से ही मिलते हैं, एलिमेंट का मैथ अगर अरेंज हो जाए या जैसे भी है, अगर अदरवाइज़ कहोगे तो मैं क्वेश्चन भी जो वीडियो देखते हैं उनको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो मतलब उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, बिल्कुल इसी मेथड से करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और अगर मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, वैसे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बच्चे आगे +2 के बाद कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और +2 तक कोई मैथ आता हो,
+2 तक का मैथ उसके अंदर आता हो, तो उस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद ये तो बात हुई इसकी। फिर अब मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस को हम किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, होमोजीनियस का कंसेप्ट क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, होमोजीनियस का कंसेप्ट हम समझते हैं। देखिए, टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बीए बीएससी के मैथ्स में भी आते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो मतलब हरियाणा के मतलब यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैथ है अलजेब्रा का, उसी के अंदर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस की सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ। a1x b1y c1z विच इज़ इक्वल टू 0, और a3x आप देख पाएंगे इक्वल टू सभी में 0 जा रहा है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस की पहचान है। ठीक है, तो होमोजीनियस के अंदर यहाँ पे 0 0 हुआ करेगा। तो a वही होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, कैपिटल X हमारे पास क्या हो जाएगा x y z, और कैपिटल B जो हम ये लिखते थे, अब तो B की वैल्यू क्या है, सारी 0 0 है, तो इसको 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। O का मीन्स इसमें 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये AX इक्वल टू B लिखते थे ना आप, तो AX इक्वल टू B की जगह AX इक्वल टू O आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला है वो मेन बात ये है कि इसके जैसे नॉन होमोजीनियस के अंदर 3 टाइप की मतलब कंडीशंस आ सकती थी, या तो उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो सकता था, या फिर नो सॉल्यूशंस हो सकता था, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता था, किसमें, नॉन होमोजीनियस में। लेकिन होमोजीनियस में सिर्फ 2 ही टाइप की चॉइस होती हैं। कौन कौन सी, या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि होमोजीनियस का कभी भी थर्ड कौन सा, नो सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ज़रूर करता है, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। उसका रीज़न समझो ध्यान से। यूनिक कैसे, ये तो डायरेक्ट ही पता लग जाएगा। मान के चलो आप एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रख देते हो, ये एक सॉल्यूशन मिलेगा इसका। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x का 0 होना, y का 0 होना, z का 0 होना, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो है ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर नो सॉल्यूशन की तो चॉइस ख़त्म ही हो चुकी है। समझ गए। ठीक है, तो जो मैंने बात की ना, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों को 0 पुट किया, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है,
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, मीनिंग नॉन सिंगुलर हो, देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज कैपिटल एक्स का मीनिंग क्या है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, मीनिंग एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, विच इज नोन एज ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या हो, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए, मीनिंग सिंगुलर हो जाए, ठीक है, देन द सिस्टम ax इक्वल टू o या जीरो will have a नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की सिचुएशन कौन सी होगी, ये कब होगी, जब इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक एग्जांपल करवाता हूँ, इसको तो करना इजी है। कैसे इजी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो, अगर नॉन जीरो आ जाए तो डायरेक्ट कह देना x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, बात इसकी है, इसको मैं ख़ास तौर पे एक बार सोल्व करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं नॉन ट्रिवियल का। थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू जीरो, 5x प्लस 9y प्लस 23z इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए क्या है, ए इसमें है 2 3 2 7 4 माइनस 3 माइनस 2 5 9 23, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अगर जीरो ना आए तो ट्रिवियल है, हम डायरेक्ट कह देंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड विच इज़ इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो उसका सल्यूशन होगा, ठीक है। माइनस 69 प्लस 18 माइनस 2 92 माइनस प्लस 10, ठीक है, प्लस 7 36 प्लस 50, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा माइनस 153 204 प्लस 357, ये टोटल हो जाएगा 357, माइनस का ये प्लस का वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, जीरो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ चुका है, इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब सोल्व कैसे करें। जो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी उसमें से मैं एक इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ये इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन ही थी ये 3x प्लस 2y प्लस 7z विच इज़ इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। लो पुट करके देखते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लो या y की या z की, जो सूटेबल लगे।
-2y + 7z। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2y - 7z / 3। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास पता है क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी 4x - 3y - 2z = 0। एक काम करें, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, 4 - 2y - 7z / 3 - 3y - 2z = 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, क्या वैल्यू बनी, -8y - 28z, एलसीएम 3 लिया तो -9y - 6z = 0। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -17y - 34z = 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2z। x और y और z में रिलेशन आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, दोबारा चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू -2z यहाँ रख देते हैं, y की वैल्यू -2z। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, y की वैल्यू -2z रखोगे, -2 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4z - 7z / 3। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, -3z / 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -z। तो एक रिलेशन इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखो अगर मैं ये लेट कर लूँ z की वैल्यू k है, जैसा कि मैंने अभी बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट कैसे कि x और y z पे डिपेंड कर गया, z की वैल्यू पे। अब z की वैल्यू जैसे जैसे कुछ ना कुछ रखेंगे तो x और y की वैल्यू z पे डिपेंड कर रही है। अब z की वैल्यू मान लो k रखता हूँ, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2k, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, -k। इसका मीनिंग क्या हुआ, x, y और z। ठीक है, आप एक काम और करना ना, इसको आपने अभी 2 इक्वेशन यूज़ किया, थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ठीक है, वो चेक कर लेना, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मैं बात जो बता रहा था, एक मिनट, सो इससे ये वैल्यू बनी। तो जो मैं बात बता रहा था वो क्या था कि x की वैल्यू, z की वैल्यू मान लो k की वैल्यू 1 पुट की, तो x और y की वैल्यू अकॉर्डिंगली हमें मिलेगी। ऐसी k की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे z की नई वैल्यू मिलेगी और x और y की वैल्यू मिलती जाएगी। समझ गए, जब z की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो x और y 0 मिलेगा, तो इसका मतलब उस केस में ट्रिवियल सोल्यूशन भी मिलेगा। तो जो बाकी बचे हुए सोल्यूशन है वो क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। इसमें ट्रिवियल क्या था, x y z जब तीनों क्या हो जाए 0, जब k की वैल्यू 0 पुट करें तो x y z तीनों 0 हो जाएंगे। लेकिन नॉन ट्रिवियल क्या है, जो नॉन जीरो सोल्यूशंस है इसके, वो सारे क्या है, इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है होमोजीनियस के अकॉर्डिंग था। होमोजीनियस में मैंने ये बताया था कि उसके अंदर नो सोल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ 2 चॉइस होती है हमारे पास, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आए तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मैंने नॉन होमोजीनियस के केस में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू वेरिएबल को लेट करना है, उसके बाद x और y की वैल्यू अकॉर्डिंगली आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के आपने करने हैं। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करवाऊँगा। तो मैट्रिक्स का ये लास्ट टॉपिक था, ये मैंने जो करवा दिया। बाकी अगर किसी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैट्रिक्स पे मैं अलग से स्पेशल फिर से प्रॉब्लम्स की वीडियो बना लूँगा। ठीक है, और इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें और होमोजीनियस के अकॉर्डिंग
और इन्फानाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं तो उनको ट्राई करें, ठीक है। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड की हुई नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।